Hi everyone, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the top and verified educator. So in this session guys, हम लोग अपना lesson number 14 शुरू करेंगे and top 10 का रेफरल कोड आपको यूज़ करना है. याद रखिए अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि टॉप 10 के कोड से आपको 10% डिस्काउंट मिलता है. तो आज ये जो लेसन है इसमें हम इंडिया के कल्चर के बारे में जानेंगे कि कैसे ये जो हमारा इंडिया का कल्चर है ये दूसरे एशियन कंट्रीज़ में फैला और किस तरीके से ये जो है दुनिया भर में मशहूर हुआ. क्योंकि इसके मशहूर होने की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है. इसमें हम अपने सारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं ना, एक एक करके सबके साथ इंडिया का जो रिलेशन है वो देखेंगे. तो इंडिया का कल्चर कैसे सेंट्रल एशिया में गया, चाइना, तिब्बत, श्रीलंका, सारा कवर करेंगे. और इसका जो पूरा इन्फ्लुएंस है साउथ ईस्ट एशिया में कैसा रहा, कल्चरल कॉन्टैक्ट, आर्किटेक्चर्स, सब कुछ हम लोग कवर करेंगे. तो जब भी हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट की एशियन कंट्रीज़ के बीच में, तो आपको पता होना चाहिए कि मैप में ये कहाँ है. तो आप ये देख सकते हैं गाइस, जब मैं बोलूँ एशिया तो नॉर्थ एशिया ये है और इंडिया हमारा ये साउथ एशिया में हो गया. ये सेंट्रल एशिया है, ये वेस्ट एशिया है, ये ईस्ट एशिया है, ये साउथ ईस्ट एशिया है. ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे पहले फोकस कर रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया पे, और इसके अलावा सेंट्रल एशिया पे भी हम लोग फोकस करेंगे. ठीक है, तो एक एक करके सारा कवर करेंगे हम लोग. आप ध्यान से इनकी लोकेशंस को देखिए, एक बार पॉज कीजिए वीडियो को, और इफ़ यू वांट टू सी थोड़ा सा अच्छे से इसको समझिए कि कैसे है नॉर्थ एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया. तो चलिए फिर इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे. सेंट्रल एशिया से शुरुआत करेंगे. सेंट्रल एशिया जो है ये मतलब आपका अफगानिस्तान वाला जो ऊपर उसके पार्ट आ जा रहा है. तो आप ये देखिए सेंट्रल एशिया का ये पूरा पार्ट आ गया आपका. ठीक है, दिस इज सेंट्रल एशिया. तो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दिस थिंग कि सेंट्रल एशिया जो है इंडियन कल्चर का एक बहुत बड़ा सेंटर है. क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे हम कैसे कह सकते हैं कि इंडियन कल्चर यहाँ पे फैला है. हमारे पास जो सोर्सेज होते हैं, स्पेशली जो आर्किटेक्चर्स हमें मिले हैं, जो हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स हैं, वो हमें इस चीज़ की जानकारी दे रहे हैं. तो सेंट्रल एशिया जो है ये एक बहुत बड़ा सेंटर था इंडियन कल्चर का, और अर्ली सेंचुरीज ऑफ क्रिश्चियन एरा में ये वर्क कर रहा था, काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा था. इसके जो इम्पॉर्टेंट सेंटर्स थे इंडियन कल्चर के, अगर हम उसे देखें तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं, स्पेशली खोतान और काशकर में. एक बार आप खोतान और काशकर को यहाँ इस मैप में देखिए तो आप समझ पाएंगे कि ये कितनी इंपॉर्टेंट जगहें हैं. और यहाँ हमें ना बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स मिले हैं. जब खुदाई हुई तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान में हमें जो है ये कई सारे मॉन्यूमेंट्स मिले हैं, और कई सारे संस्कृत टेक्स्ट भी मिले हैं. यानी कि यहाँ पे संस्कृत के बारे में लोग जानते थे, और बुद्धिज्म का जो एक कनेक्शन है वो भी है, क्योंकि बहुत से बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज यहाँ पे मिले हैं. तो इंडियन कल्चर जो है ये स्प्रेड हुआ और ये तिब्बत में भी गया है. तिब्बत को अभी चाइना ने जैसे कि ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो तिब्बत में, चाइना में, सेंट्रल एशिया से ही होते हुए ये गया. और जैसा कि आप जानते हैं कि एक सिल्क रोड हुआ करता था, तो वो जो सिल्क रूट था वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंड रूट था, और इंडिया हमेशा ही चाइना से लैंड रूट्स के थ्रू कनेक्टेड रहा है. तो अगर लैंड रूट्स की बात करें तो ये सेंट्रल एशिया से पास होता है, सी रूट जो है ये बर्मा से पास होता है. और बुद्धिज्म जो है ये चाइना में कैसे पहुंचा, ये 1st सेंचुरी एडी की शुरुआत में पहुंचा. चाइनीज जो पिलग्रिम्स थे जो इंडिया विजिट करते हैं वो थे फाहियान और ह्यूनसांग. तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि पहले कौन आया. ठीक है, यू नीड टू टेल मी कि पहले फाहियान इंडिया आया था या पहले ह्यूनसांग इंडिया आया था, और जो भी आया था उसके समय में कौन से रूलर का राज था. ठीक है, रूलर का नाम भी बताना है आपको, और कौन पहले आया था ये भी बताना है. तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू नो द आंसर. हम ये सब बातें पिछले वीडियोस में बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं. सो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोग सही आंसर दे देंगे. तो चाइनीज़ पिलग्रिम्स थे. इसके अलावा जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे वो यहाँ गए थे. देखो मॉन्क्स जो है ना वो बुद्धिज्म को फैलाने के लिए, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए, और कई बार शेल्टर लेने के लिए भी जाया करते थे. तो जैसे कि गुणभद्र थे, वज्रभूति थे, धर्मदेव थे, एंड धर्मगुप्ता, ये सभी चाइना गए थे. ये सब चाइना में विजिट करते हैं. और बहुत सारे और भी फैक्टर्स थे, जैसे कि इंडियन स्कॉलर्स जो हैं अगर आप देखें तो ये कई सारे संस्कृत वर्क्स को ट्रांसलेट कर रहे थे, एंड चाइनीज एम्परर्स की रिक्वेस्ट पे कर रहे थे. एक्चुअली चाइना का जो हिस्टोरियोग्राफी है उसकी खास बात क्या है कि ये ना
बहुत ही अच्छे सीक्वेंस और बहुत ही अच्छी क्रोनोलॉजी में लिखी गई है, और इसीलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइनीज़ आर्ट भी बहुत अच्छे से डेवलप हुआ, इसने इंडियन आर्ट को बहुत इन्फ्लुएंस किया और ये इंडियन आर्ट से बहुत इन्फ्लुएंस हुआ भी है। तो इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया के ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स और स्कॉलर्स, मंक्स, जब ये लोग गए चाइना, तो ये चाइना में अपना आर्ट लेकर के गए, अपना एक एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, और इससे भारत का बहुत जो है ना, एक आप कह सकते हो कि शोकेस हो रहा है इंडिया का कल्चर, और हर जगह वो फैल रहा है। तो बुद्धिस्ट मंक्स जो हैं जाते थे। अच्छा, चाइना की हिस्टोरियोग्राफी बहुत ही अच्छी क्रोनोलॉजी में क्यों है? क्योंकि चाइना में क्या होता था, जैसे ही कोई नई डायनेस्टी रूल करने आती थी तो वो अपनी से पिछली डायनेस्टी का सारा इतिहास लिखती थी। वहाँ ये एक ट्रेडिशन है, तो एक स्टैंडर्डाइज तरीका होता है जिसमें कि आपको इतिहास लिखना पड़ेगा अपने पिछली डायनेस्टी का, जो आपसे मतलब पहले जिनका रूल हुआ है। तो जब भी नए रूलर्स आते थे, जब भी नई डायनेस्टी आती थी, नया किंगडम आता था, तो उनको अपने से पहले वाले, अपने से पिछले वाले किंगडम का पूरा इतिहास लिखना होता था, ये उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो चाइना के अंदर इसीलिए बहुत अच्छी क्रोनोलॉजी, मतलब विश्व में ऐसा आप कहिए कि बहुत ही कम जगह देखने को मिला है, और ये चीज़ जो है एक सीखने वाली बात है। अब साथ ही बुद्धिज्म तो आपको पता ही है कि इंडिया से कैसे अफगानिस्तान गया, तिब्बत गया, चाइना गया, बर्मा गया, कोरिया गया, जापान गया, तो ये इस तरीके से फैला। यहाँ पे नीचे फिर आपका जावा आ जाता है, सुमात्रा आ जाता है, तो इस तरीके से इंडिया जो है उसका पूरा जो कल्चर है वो गया। तो इंडिया और तिब्बत के रिलेशन को समझेंगे, आप यहाँ पे लोकेशन देख लीजिए तिब्बत की। तो इंडिया और तिब्बत को अगर हम देखें तो तिब्बत जो है हमेशा से इंडिया से इन्फ्लुएंस्ड है, 7th सेंचुरी से ये इन्फ्लुएंस्ड है, और जो फेमस बुद्धिस्ट किंग थे उनका नाम था गाम्पो। इन्होंने यहाँ पे एक सिटी जो है वो शुरू की थी, जिसे सिटी ऑफ लहासा कहा जाता है, और यहाँ पे इन्होंने बुद्धिज्म की शुरुआत की थी। तो जो रोल है इंडियन स्कॉलर्स का वो क्या है? पहला रोल, जो तिब्बतन अल्फ़ाबेट्स है ना, वो सारे तिब्बतन अल्फ़ाबेट्स को इन लोगों ने समझा है और इसको जो है ना रिवाइव किया। और साथ ही जो लमाइज्म है, लामाइज्म मतलब वो जो कल्चर है लामाज का, वो तिब्बत में स्टैब्लिश हुआ है इंडियन स्कॉलर्स की वजह से। साथ ही जो 11th सेंचुरी है उसमें पाला डायनेस्टी बड़ी डोमिनेटिंग हुआ करती थी बंगाल के अंदर। तो ये जो पाला डायनेस्टी थी, ये जो है इनका बड़ा क्लोज कॉन्टैक्ट था तिब्बत से, इनके ट्रेडिंग रिलेशंस भी थे बहुत ही बढ़िया तरीके से। बंगाल जो है ये अटैक था बाय मुस्लिम रूलर्स, कई सारे बुद्धिस्ट मंक भी हैं जो कि तिब्बत में गए थे और उनको काफ़ी अच्छी शेल्टर मिली थी। तो कई बार क्या होता है ना कि जैसे कभी इन सारे लोगों को, इन धर्म गुरुओं को या मंक्स को लगता था कि इस्लामिक इन्वेशन हो रहा है तो उनको मार दिया जाएगा या उनकी हत्या हो सकती है या कुछ भी गलत हो सकता है, तो वो लोग शरण लेने के लिए तिब्बत चले जाते थे, और तिब्बत में उनको शरण मिलती भी थी। तिब्बत में लोग जो है इस चीज़ को बहुत रिस्पेक्ट देते थे। आज भी आप देखेंगे कि तिब्बत में जो है बहुत ज़्यादा बुद्धिज़्म को फॉलो किया जाता है। स्पेशली जो बुद्धिज़्म की एक ब्रांच है वज्रयान बुद्धिज़्म, नॉट विज्र, लेट मी रब इट, वज्रयान बुद्धिज्म कहते हैं उसको, ठीक है। उसमें क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए हमें। तो जो वज्रयान बुद्धिज्म है, इसमें क्या होता है कि आपका ना इसमें जो है थोड़ा चार्म्स एंड स्पेल्स होता है, तंत्र मंत्र वाला बुद्धिज्म होता है ये। इसे तिब्बतन बुद्धिज्म या हिमालयन बुद्धिज्म भी कहते हैं। इंडिया और श्रीलंका की अगर हम बात करें तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जो हैं बहुत अच्छे से स्प्रेड हो रही थी, एंड ये जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जा रही हैं या बुद्धिस्ट मिशनरी वर्क हो रहे हैं, बुद्धिज्म का जो एक प्रचलन शुरू किया, इसमें अशोका का बहुत रोल है। अशोका ने अपनी बेटी और बेटे दोनों को, उनके डॉटर का और सन का क्या नाम था बताइएगा ज़रा कमेंट्स में अगर आपको पता है, ठीक है। तो अपने बेटी और बेटे को भेजा था और उनको बोला था कि तुम जाओ और उसका प्रचलन करो बुद्धिज्म का। तो यहाँ पे जो है बुद्धिज्म की जो मिशनरी एक्टिविटीज़ हुए, उससे ना सिर्फ इंडिया का एक रिलीजियस फेथ वहाँ तक पहुँचा, बल्कि कल्चरल ट्रेडिशन भी श्रीलंका में पहुंचा। श्रीलंका को जो है साइलन के नाम से जाना जाता था, और यहाँ का जो आर्ट है ना, इंडिया का स्टोन कार्विंग का जो आर्ट है, पत्थरों से नक्काशी की जाती है, पत्थरों की जो मूर्तियाँ बनाई जाती है, वो चीज़ श्रीलंका में इंडिया से ही गई है। साथ ही 5th सेंचुरी में बुद्ध घोष जो हैं ये श्रीलंका को विजिट करते हैं और देखा उन्होंने कि किस तरीके से श्रीलंका में चीज़ें चल रही हैं, और बुद्ध घोष ने हीनयान बुद्धिज्म की वहाँ पे शुरुआत की थी और उसको बहुत स्ट्रॉन्ग किया था एंड कंसोलिडेट किया था उसको। तो हीनयान बुद्धिज्म में क्या होता है ना कि बुद्ध के सिर्फ सिंबल्स की पूजा होती है, सिंबल वर्शिप होती है इसमें,
ठीक है, तो ये खास बात होती है इसके अंदर। और जो फेमस पेंटिंग है सिग्रिया की, सिग्रिया वाली पेंटिंग आप ये देख सकते हो, ये जो है ये पेंटिंग है जो कि अजंता पेंटिंग्स में देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हो कि श्रीलंका का एक रिलेशन है इंडिया से, काफ़ी पुराना रिलेशन है। अब साउथ ईस्ट एशिया की बात करेंगे कि इंडिया का कल्चर फिर साउथ ईस्ट एशिया में कैसे पहुंचा। तो एक बार मैप में देख लीजिए कि साउथ ईस्ट जो एशिया है वो कहाँ है, किस जगह की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ना गाइस, हम इस पार्ट की बात कर रहे हैं, ये साउथ ईस्ट एशिया है आपका। तो अभी हम इस जगह पे देखें अगर, तो आप देख सकते हो कि कंट्रीज़ की लोकेशन जो है वो पूरी समुद्र से घिरी हुई है, जैसे आइलैंड कंट्रीज़ होती हैं। और पानी का बहुत रोल है यहाँ पे, जहाज़ों का रोल होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो सी रूट से होगा। और नए नए जो सी रूट्स जब डिस्कवर होंगे तो उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा इंडिया को और बाकी सारे रूलर्स को। स्पेशली जो चोलास थे, चोलास के बारे में तो मैंने आपको पहले भी पिछले लेसन में बताया कि वो लोग यहाँ पे गए थे और काफ़ी सारे मंदिरों की स्थापना यहाँ पे उन्होंने की थी। तो इसको समझेंगे अब हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे कि भाई साउथ ईस्ट एशिया में किस तरीके से ये गया है। तो यहाँ पे जो है ये जो रीजन है इसे मलाय आर्किपेलॉग कहते हैं। एंड इसको इंडो चाइना का इलाका भी माना जाता है। तो ये जो है ये बे ऑफ बंगाल से आप क्रॉस करते हो तो उस जगह पे लोकेटेड है। फर्टाइल इलाका है और रिच है मिनरल्स में, मिनरल्स बहुत है यहाँ पे। तो मिनरल्स है इसीलिए यहाँ पे भारत के जो रूलर्स हैं वो हमेशा से जाना चाहते थे, उनका थोड़ा अटेंशन रहता था यहाँ पे कि मिनरल्स वगैरह के चक्कर में कि वहाँ पे जाएंगे थोड़ा देखेंगे। तो बहुत इंडियंस जो है यहाँ पे जाना चाहते थे। जनरली जो है इस जगह को वो लोग स्वर्ण भूमि कहा करते थे, यानी कि द लैंड ऑफ गोल्ड, तो स्वर्ण भूमि है। एंड ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया जो है यहाँ पे कई सारे पोर्ट्स थे, कई सारे जहाज थे। इंडियंस जो हैं उन्होंने ईस्ट एशिया को कॉलोनाइज भी किया था, गुप्ता पीरियड में ये सब हुआ था। और इसको पल्लवास ने भी बहुत इनकरेज किया था, कॉलोनी बनाने का जो ये सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि आप अपने देश से जो है दूसरे देश में जाते हैं, उसको कैप्चर करते हैं, वहाँ रहते हैं और इकोनॉमिकली वहाँ पे चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो कॉलोनाइजेशन जो है हो रहा था, तो पल्लवास इसको इनकरेज कर रहे थे। चोलास ने तो काफ़ी इसको फैलाया था। और यहाँ पे जब इस्लाम आ गया था इंडिया में, तब तक की बात मैं बता रही हूँ, 15th सेंचुरी तक काफ़ी हद तक वहाँ पे लोग जो है भारत के रूलर्स जो है वो जा रहे थे वहाँ पे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं दो इलाके हैं, कंबोडिया और चंपा। इन दोनों के बारे में मैं आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि कंबोडिया और चंपा में बहुत पुराने पुराने मंदिर मिले हैं। तो ये भारत के कॉलोनाइजेशन से थोड़ा रिलेट करता है, इसको समझेंगे। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि हाउ मच टाइम वी आर हैविंग। yes, we are having a lot of time, we can discuss this one. सो यस, तो कंबोडिया एंड चंपा को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कंबोडिया को कंबोज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पेन चूज़ कर लेती हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। यस, तो कंबोडिया जो है इसको कंबोज के नाम से भी जाना जाता है। और कंबोडिया जो है इसको कॉलोनाइज किया था बाय इंडियंस इन फर्स्ट सेंचुरी एडी। तो इंडियंस ने यहाँ पे जा कर के कॉलोनाइज किया। और यहाँ के जो नेटिव लोग थे ना, उसको खेमेर्स कहा जाता था। तो नेटिव पीपल का मतलब होता है जो लोग उस लोकल जगह के होते हैं, नेटिव होते हैं। रूलिंग डायनेस्टी जो है यहाँ की, उसे कंबोज कहा जाता था, कंबोजाज कहा जाता था। एंड मॉडर्न कंबोडिया को ही कंबोज के नाम से जाना जाता था। तो अर्ली रूलर्स जो थे इसके, वो शिव की भक्ति करते थे। एंड हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर शिव की भक्ति कर रहे हैं तो बाकी देवी देवताओं को पैट्रोनेज नहीं मिलेगा या वैसी इज्जत नहीं मिलेगी, ऐसी कोई बात नहीं थी। वैष्णविज्म जो है वो भी धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा था। एंड कंबोज एम्पायर जो है, इसके अंदर अगर आप इसका एक्सटेंड देखें तो वो लाओस, सियाम, बर्मा के कुछ पार्ट तक फैला हुआ था। मलाय पेनिनसुला में ये फैला हुआ था। कई सारे हिंदू लिटरेरी वर्क जो है, जैसे कि वेद, रामायण, महाभारत, पाणिनि की जो ग्रामर की बुक है और हिंदू फिलोसफिकल ट्रीटीज जो हैं, ये सब कंबोडिया में था। और कंबोडिया के लोग इन सब चीज़ों को जानते हैं, कंबोडिया के लोग इन सब चीज़ों में आज भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। जो पल्लवा राजा थे वो जैसे कि अपने आप को वर्मन्स बुलाते थे, तो वैसे ये लोग भी वर्मन्स बुलाते थे। तो यशोवर्मन और सूर्यवर्मन सेकेंड, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं। और यहाँ पे जो मंदिर है वो साउथ इंडियन स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं। जो मोस्ट फेमस यहाँ पे टेम्पल है वो है द टेम्पल यानी कि वत ऑफ विष्णु, जिसे अंकोर वत भी कहा जाता है। तो अंकोर वत टेम्पल जो है ये बहुत पुराना मंदिर है और ये जो है सूर्यवर्मन सेकेंड के द्वारा बनाया गया था। अपनी कैपिटल में इन्होंने बनवाया था, जिस कैपिटल का नाम था अंगकोर।
ठीक है, अंगकोर कैपिटल का नाम था। और ये जो मंदिर है ये द्रविडियन स्टाइल को फॉलो करता है, जो इसमें स्कल्पचर्स हैं उसमें रामायण और महाभारत के मूर्तियों को यूज़ किए, मतलब उस सीन्स को दिखाया गया है। तो आप देख रहे हो रामायण और महाभारत जो है हर जगह फैला हुआ है और अपने अपने तरीके से लोग इसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और थोड़ा बहुत आपको हर जगह एक लोकल फ्लेवर भी मिलेगा, मतलब रामायण में आपको थोड़ा सा एक डिफरेंस देखने को मिलेगा हर जगह का। हालांकि बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, बट थोड़ा सा उसमें आपको अलग अलग नज़रिए उसमें देखने को मिल जाते हैं। कंबोज का ये जो किंगडम है ये 15th सेंचुरी तक चला था। 15th सेंचुरी के बाद ही ये डिक्लाइन हुआ। तो ओवरऑल ये एक बहुत बड़ा, बहुत लंबे समय तक चलने वाला किंगडम रहा था। अब जो हमारा अगला वीडियो रहेगा उसमें हम लोग चंपा के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चंपा के बारे में जानेंगे, सियाम, थाईलैंड, ये सब जानेंगे। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग लाइव। एंड अब हम लोग जो है मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।